डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिकल सॉल्यूशन पर। जैसा कि अपने जो है जनरल साइंस के टॉपिक जो हैं उनको कवर कर रहे हैं और उसके अंदर अपना जो टॉपिक चल रहा है वह है कार्बन और उसके यौगिक। आज अपने बात करेंगे सजातीय श्रेणियों के बारे में कि सजातीय श्रेणियाँ क्या होती हैं, और उसके साथ साथ अपने करेंगे कार्बन का नामकरण कि कार्बन का जो नामकरण है उसके अंदर कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं, किस प्रकार से उनके अनुलग्न और पूर्वलग्न लगते हैं। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी हम तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। हमारा सबसे पहला टॉपिक है सजातीय श्रेणियाँ। सजातीय श्रेणियाँ या जिसको अपने कहते हैं होमोलोगस सीरीज। जिनके आणविक द्रव्यमान में 14 का व 14 का या अपने कहें CH2 का अंतर रहता है, तो ऐसी श्रेणियां आपस में क्या कहलाती हैं? सजातीय श्रेणियां कहलाती हैं। और इन श्रेणियों के अंदर जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा वह कैसा होता है? एक जैसा ही फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या रहता है? आपका सेम रहता है। तो इसके कुछ उदाहरण हैं, अपने पढ़ लेते हैं। जैसे अपने बात करें CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH, तो ये दोनों जो हैं इसमें आप देखेंगे कि CH2 का अंतर है। दोनों में एक जैसे ही कार्बनिक समूह उपस्थित है। कार्बन की श्रृंखला के अंदर CH2 का अंतर है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगी? होमोलोगस सीरीज कहलाती है। इसी तरह से अपने और भी एग्जांपल इसके पढ़ सकते हैं। जैसे CH4 CH3 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 CH2 CH3, ये एल्केन जो श्रेणी है, एल्केन श्रेणी के अंदर ये जो है ये क्या कहलाएंगे? इनके होमोलोगस सीरीज कहलाती है। क्योंकि इनके अंदर देखेंगे अपने तो यहाँ CH4 है, यहाँ क्या हुआ? CH2H6 हुआ, तो यहाँ पे अंतर कितने का हुआ? CH2 का। यहाँ CH2 है तो C3H8 है, तो इन दोनों में भी अंतर डिफरेंस कितने का हुआ? CH2 का। तो ये क्या है? आपके होमोलोगस सीरीज कहलाती है या सजातीय श्रेणियां कहलाती हैं। सजातीय जो श्रेणियां होती हैं उनके अंदर उनके जो रासायनिक गुणधर्म है वह समान रहते हैं। जैसे जैसे जो श्रृंखला है, कार्बन की श्रृंखला बढ़ेगी, वैसे वैसे उनका आणविक द्रव्यमान भी बढ़ता है। आणविक द्रव्यमान बढ़ने की वजह से उनके जो गलनांक व क्वथनांक है उनमें भी उत्तरोत्तर क्या होती रहती है? बढ़ोतरी होती है। इसलिए इसके जो गुण हैं वह उच्चतर श्रेणियों के अंदर क्या हो सकते हैं? कुछ भिन्न हो सकते हैं, अन्य प्रकार के वो गुण जो है प्रदर्शित कर सकता है। बात करते हैं कार्बन के जो कार्बनिक यौगिक हैं उनका नामकरण। कार्बन के जो यौगिक हैं का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी अपने इनको कह सकते हैं। सामान्यतः अपने दो पद्धतियां पढ़ेंगे। साधारण पद्धति और दूसरी अपने पढ़ेंगे IUPAC। यहां साधारण पद्धति के साथ साथ अपने एक पद्धति और भी पढ़ते हैं, व्युत्पन्न पद्धति होती है। व्युत्पन्न पद्धति के बारे में मैं केवल आपको बता दूंगा। ऐसे यौगिक जिनको जिस भी मूल जो यौगिक रहता है जहां से प्राप्त किया जाता है उससे जो प्राप्त होने वाले हैं वो क्या कहलाएंगे? उसके व्युत्पन्न कहलाते हैं। तो ऐसी जो पद्धति है उसमें एक किसी विशेष जो आपका
यौगिक है उसको आधार लेके अन्य जो यौगिक है उनके नाम लिखे जाएं, तो ऐसी जो पद्धति है वह कहलाती है आपकी व्युत्पन्न पद्धति कहलाती है। और साधारण जो पद्धति है उसके अंदर केवल वही जो है नाम लिए जाते हैं जहां से उसकी प्राप्ति स्थल होती है। अधिकतर इसके अंदर क्या दिया जाता है, प्राप्ति जो स्थल है जहां से उसको प्राप्त किया जा सकता है उसके आधार पे इसका नामकरण किया जाता है। जैसे फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड है जिसका सूत्र रहता है COOH और H या HCOOH, इसका जो सूत्र रहता है। इसके अंदर इसको जो है रेड एंड जो है ये लाल चींटियां हैं वहां से प्राप्त किया जाता है। लाल जो चींटियां हैं उनको लैटिन भाषा में फॉर्मिकस कहा जाता है और इसी शब्द से क्या शब्द बना आपका फॉर्मिक एसिड, क्योंकि ये लाल जो चींटियां हैं उनसे फॉर्मिक एसिड को प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसको क्या कह दिया गया, फॉर्मिक एसिड कह दिया जाता है। इनकी प्राप्ति स्थल के आधार पर इनका नामकरण किया जाता है। और दूसरा जो है हमारे पास मुख्य आता है IUPAC। इनको मैं अपने एक उच्च स्तरीय संस्था बनी हुई है जो कि केवल जो कार्बनिक की कहें या अपने कहें कि जितने भी तत्व उपस्थित हैं उन सभी का क्या करती है, ये नामकरण करती है। बहुत सी बार इसका पूरा नाम पूछ लिया जाता है, तो आपको ये पूरा नाम जो है वो ध्यान होना चाहिए। ये इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक संस्था है जो कि जितने भी यौगिक हैं या तत्व हैं उनका नामकरण करने का इसका कार्य रहता है। ये जो नामकरण है वह दो भागों में बांट के करती है, एक तो परफिक्स लगाती है और एक सुफिक्स। परफिक्स मीन्स पूर्व लगन और सुफिक्स मीन अनुलगन। परफिक्स या पूर्व लगन जो होता है वह होता है आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को शो करेगा या मुख्य श्रृंखला के अंदर जो कार्बन उपस्थित है उनके संख्या को दर्शाएगा। अनुलगन उसके अंदर उपस्थित बंध की स्थिति, बंध का अपने कहे नेचर, वो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, या अपने कह दें जो भी फंक्शनल ग्रुप उसमें उपस्थित है, फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है उसका जो है अनुलगन यहाँ पे लगता है। तो अपने इन दोनों के आधार पे IUPAC जो है उसको अपने सीखते हैं। तो इस चीज को समझने से पहले हमें जो पता होना चाहिए वह हमें परफिक्स का ध्यान होना चाहिए कि परफिक्स जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है उसको शो करता है। तो उसमें यदि कार्बन की संख्या 1 है तो उसको अपने मैथ कहेंगे, 2 है तो एथ कहेंगे, 3 के लिए प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और C10 है तो अपनी डेक कहती है। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि यदि कार्बन की संख्या 1 है तो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक कहा जाता है। यदि कार्बन की संख्या 1 से 10 के बीच है तो ये नामकरण अपने काम में लेते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। कार्बन के जो यौगिकों का अपने नामकरण पढ़ रहे हैं
और नामकरण के अंदर अपने सबसे पहले पढ़ रहे हैं एल्केन का नामकरण। एल्केन का नामकरण। एल्केन जो होते हैं उनके अंदर कार्बन की ऐसी जो श्रेणी है जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एक ऐसा बंध हो, सिंगल बंध होता है। इनका जो सामान्य सूत्र रहता है वह रहता है CnH2n +2 रहता है, और n यहाँ पे आप सभी जानते हो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रहते हैं। तो देखिए इनमें जो अनुलग्न रहेगा या अपने कहें सुफिक्स जो रहता है वह क्या रहेगा आपका एन रहता है। और पूर्व लगन सभी की भांति इसमें भी क्या रहेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रहता है। जैसे अपने एग्जांपल पढ़ लेते हैं कुछ। आपको एग्जांपल हो CH4 का, CH3 का, CH3 CH2 CH3। यहाँ एक ही कार्बन है तो देखिए एक कार्बन के लिए आपको मैथ लगाना है और एकल बंध की वजह से नाम पूरा क्या बन जाएगा मैथेन। यहाँ 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए अपने लगाते हैं एथ, तो 2 कार्बन के लिए एथ और दोनों में एकल बंध तो एन अनुलग्न लगेगा, पूरा नाम हो जाएगा एथेन। इसी प्रकार से 3 कार्बन के लिए आप लगाओगे प्रोप और एन तो पूरा नाम क्या हो जाएगा प्रोपेन। इसी प्रकार से यदि अपने दूसरा नामकरण करें एल्कीन श्रेणी का, तो एल्कीन के अंदर कार्बन की ऐसी श्रृंखला जिसके अंदर कम से कम एक कार्बन के मध्य क्या हो डबल बॉन्ड उपस्थित हो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। और इसका जो श्रेणी का सामान्य सूत्र रहता है वह रहता है आपका CnH2n। यहाँ पे भी n जो है वह क्या रहेगा आपका कार्बन परमाणुओं की संख्या रहेगी। यहाँ जो आपको ध्यान रखना है यहाँ अनुलग्न जो है वो क्या रहेगा आपका ईन रहेगा। तो देखिए क्या बनेगा, जैसे पहला जो रहेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, सेकंड एग्जांपल रहेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ केवल हाइड्रोजन रहेगा। इसी प्रकार से यदि अपने आगे बढ़े तो ये वाली स्थिति रहेगी। तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 हैं तो 2 के लिए एथ रहेगा और एक द्विबंध है तो ईन लगेगा, तो पूरा नाम क्या बन जाएगा एथीन। इसी प्रकार से 3 के लिए प्रोप और ईन, 4 के लिए ब्यूट और एक द्विबंध है तो ईन ब्यूटीन होगा। परंतु आपको यहाँ विशेष ध्यान रखना है जब भी कोई द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हो तो ऐसी स्थिति के अंदर आयुपैक नामकरण जब अपने लिखते हैं तब बंध की स्थिति को बताना पड़ता है। जब आपके पास ऐसी स्थिति उपस्थित हो जहां एक से अधिक स्थितियों में द्विबंध जो है वो उपस्थित हो सकता है। यहाँ यदि अपने यहाँ डबल बॉन्ड लगाएं चाहे यहाँ लगाएं, दोनों ही स्थितियों के अंदर प्रोपीन रहने वाला है। परंतु यहाँ ये जो स्थिति है वह क्या रहेगी 1 2 3 और 4, तो ये 2 नंबर जो कार्बन है, सेकंड जो कार्बन है उस पर आपके ईन समूह उपस्थित है। आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि नंबरिंग करते समय हमें जो द्विबंध त्रिबंध या कोई फंक्शनल ग्रुप यदि उपस्थित है तो उसको अपने मिनिमम नंबर देना है। बंध की स्थिति के अंदर हमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है या अक्सर जो विद्यार्थी हैं इसमें दिक्कत महसूस करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है जिस सीरीज में अपने नंबरिंग की हुई है उस स्थिति में आगे वाला जो बंध है वो पीछे वाले कार्बन पे आपको काउंट करना है। तो इस प्रकार से ये जो है बंध कहाँ काउंट होगा 2 नंबर कार्बन पे। अब अपने बात करते हैं तीसरी श्रेणी की एल्काइन की। एल्काइन का नामकरण।
एल्काइन वह श्रेणी है जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम एक जो है ट्रिपल बंध या त्रिबंध उपस्थित रहता है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। इसका जो सामान्य सूत्र रहता है वह रहता है आपका CnH2n -2, CnH2n -2। यहाँ पे भी n जो है वह क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। देखिए इसके अंदर स्थिति रहेगी ये वाली CH, CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH या C ट्रिपल बॉन्ड C I। यहाँ 2 कार्बन है तो और एक त्रिबंध है तो एथाइन हो जाएगा। यहाँ ये प्रोपाइन हो जाएगा और ये उसी प्रकार से 1 2 3 और 4 तो क्या होगा 2 ब्यूटाइन, ये 2 ब्यूटाइन हो जाएगा। इस प्रकार से आसानी से आप जो है नामकरण कर सकते हैं। इसी को अपने आगे बढ़ाएं और कल जो हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे उन फंक्शनल ग्रुप के अंदर भी यदि अपने आयुपैक नामकरण को अपने पढ़ना चाहें तो उसके अंदर सबसे पहले अपने अल्कोहल के लिए पढ़ते हैं। सबसे पहले अपने अल्कोहल के लिए ये जो है OH ग्रुप उपस्थित होता है। इसका जो अनुलग्न लगेगा वह क्या लगेगा, ऑल। वह क्या लगेगा आपका, ऑल लगता है। तो देखिए कैसी स्थिति रहती है, इस प्रकार से OH आ सकता है, इस प्रकार से आपको OH दिया हो सकता है। बाकी जहां ये जो कार्बन है इसकी जो बची हुई संयोजकताएं वो हाइड्रोजन से ये पूरी करता है। तो देखिए ऐसी स्थिति के अंदर यदि दिया हुआ है आपको अल्कोहल तो नंबरिंग उस साइड से आपको स्टार्ट करनी है जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम अंक प्राप्त हो। तो नंबरिंग अपने यहाँ से करेंगे 1 और 2। कार्बन की श्रृंखला बनेगी 2 कार्बन की, तो क्या बनेगा ये एथ और एन आना था, परंतु अल्कोहल उपस्थित है तो ओल आएगा। तो यहाँ ई को अपने हटा देंगे तो इस सभी को एक साथ जोड़ के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा एथेनॉल। इसी प्रकार से 1 2 3 और 4, तो 4 के लिए ब्यूट, सभी में एकल बंध तो एन, परंतु ऑल उपस्थित है तो ई कर जाएगा और ऑल को अपने ऐड कर देंगे, क्या बनेगा ब्यूटेनॉल। क्या बनेगा यहाँ पे ब्यूटेनॉल। सेकंड अपने इसी में आगे बढ़ते हैं अपना समूह एल्डिहाइड। अब अपने पढ़ते हैं एल्डिहाइड, नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड आपका समूह रहता है CHO, या अपने C डबल बॉन्ड OH लिखते हैं, या RCHO लिखा जाता है। CHO जो ग्रुप होता है उसका जो अनुलग्न लगता है वह आपका लगता है AL। तो देखिए क्या उदाहरण बनेंगे, HCHO, CH3, CHO। यहां आपको एक विशेष ध्यान रखना है, यदि किसी फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन उपस्थित हो तो उस कार्बन को अपने मुख्य कार्बन श्रृंखला के अंदर भी गणना करते हैं। तो देखिए इसमें एक कार्बन उपस्थित है तो एक कार्बन के लिए हमारे बनेगा मैथ, एन आता है क्योंकि सभी में एकल बंध होगा। कार्बन एक है तो उसमें अलग बंध बनने का की जो संभावना ही नहीं है। फिर क्या रहेगा लास्ट में एल, ई यहां से अपने काट देंगे तो क्या नाम बन जाएगा मैथेनेल। इसी प्रकार से यहाँ 2 कार्बन है 1 और 2, एथ बनेगा, सभी में एकल बंध है और एल लगा हुआ है, ई को यहां से अपने काट देंगे तो क्या बन जाएगा एथेनेल। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट आपके कंपाउंड्स हैं और इन दोनों का जो साधारण नाम है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो इनका जो साधारण नाम है उन दोनों को अपने याद रखेंगे। किस तरीके से याद रखना है वो अपने अभी देखते हैं। इसको अपने कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड।
फॉर्म एल्डिहाइड, और ये कहलाता है आपका एसिटेल्डिहाइड। कई बार बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको कंफ्यूजन हो जाते हैं, उन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अब आपको एक जो ट्रिक है वो याद रखनी है। जहां पे भी आपको शब्द लिखे फॉर्म या फॉर्मिक, वहां जो समूह इसके साथ बोला जाए, यदि फॉर्म एल्डिहाइड बोला जाए चाहे फॉर्मिक एसिड बोला जाए, जहां पे भी आपको फॉर्म शब्द मिले तो उसमें हाइड्रोजन लगाना है और साथ में जो भी फंक्शनल ग्रुप है उस फंक्शनल ग्रुप को जोड़ देना है। फॉर एग्जांपल फॉर्मल एल्डिहाइड है तो हाइड्रोजन के साथ CHO जो समूह है उसको जोड़ दिया गया। यदि मैं कहूं फॉर्मिक एसिड है तो एसिड के लिए HCOOH आपने लगा देना है। H लगाते ही अर्थात यहां फॉर्म या फॉर्मिक शब्द यहां पे आने वाला है। एसिड शब्द लगते ही आपको CH3 लगाना है और साथ में जो भी समूह दिया हुआ है वो समूह लगा देना है। मैंने कहा एल्डिहाइड तो CH3 CHO मैंने अभी लगाया, और यदि एसिटिक एसिड का कहा जाए तो CHO की जगह पे COOH आपको लगाना है। अब आसानी से ये जो दोनों ट्रिक है उससे आप आसानी से फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एल्डिहाइड, एस्टिक एसिड का पूछा जाए चाहे एस्टर का पूछा जाए तो आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कीटोन का नामकरण। कीटोन का नामकरण कीटोन समूह होता है आपका RCO R- या इसको लिखते हैं RC≡R'। इसका जब अपने नाम लिखते हैं तो इसके अंदर ओन जो शब्द है उसको अपने अंत में या अनुलग्न के रूप में जोड़ा जाता है। तो सबसे छोटा जो उदाहरण बनता है आपका CH3 CH3 बनता है। इसको आप आगे बढ़ाना चाहिए तो CH3 CH2 COOCH3 रहता है। आगे इसकी श्रृंखला जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसी प्रकार से इसका नामकरण हम करते हैं। यहाँ पे भी जो समूह है उसके अंदर कार्बन उपस्थित है तो इसको भी अपने क्या करेंगे, न्यूनतम अंक देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ देखिए 1 2 एंड 3 मीन्स यहाँ पे आपका क्या रहेगा प्रॉप, और सभी में एकल बंध है। यहां आपको जो बंध देखना है, आपको यहां एक द्विबंध दिखाई दे रहा है, परंतु यहां जो बंध की गणना की जाती है वह कार्बन और कार्बन के मध्य देखा जाता है। कार्बन और अन्य परमाणुओं के मध्य आपको बंध नहीं देखना है। जो भी एन इन और आइन जब अपने लगाते हैं वे बंध केवल कार्बन और कार्बन के मध्य देखे जाते हैं। तो यहां एन और ओन आ जाएगा, तो नाम क्या बनेगा प्रोपेनॉन। ई यहां से कट जाएगा, प्रोपेनॉन हो जाएगा। यहां जो रहेगा 1 2 3 एंड 4 तो क्या रहेगा 2 ब्यूटेनॉन। यहां ये विशेष ध्यान रखना है क्योंकि प्रोपेनॉन से छोटा कोई भी कीटोन नहीं हो सकता। तो यहां आपको 2 प्रोपेनॉन लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रोपेनॉन का अर्थ ही ये होगा, जबकि ब्यूटेनॉन के अंदर आपको 2 ब्यूटेनॉन लिखना पड़ेगा ताकि उसकी स्थिति को अपने क्लियर कर सके। इसी प्रकार से आगे जो अपना फंक्शनल ग्रुप है वो आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड या COOH, या इसको अपने लिखते हैं C≡O और OH के रूप में। इसका जो अनुलग्न बनता है वो बनेगा आपका ओइक एसिड। अनुलग्न क्या रहेगा, ओइक एसिड रहता है। सबसे जो छोटा समूह रहेगा वह रहेगा HCOOH, CH3COOH
या CH3 CH2 COOH। इनके अभी अब मैंने साधारण नाम पढ़ाए थे। यहाँ हाइड्रोजन उपस्थित है और हाइड्रोजन के साथ जो फंक्शनल ग्रुप है वह उपस्थित है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अपने इसका साधारण नाम जो लेते हैं वो क्या लेते हैं, फॉर्मिक एसिड। और इसका साधारण नाम, क्योंकि CH3 उपस्थित है तो एसिटिक एसिड इसको कहा जाता है। ये भी आपको इनके साथ ही ध्यान रखना है। और बात करें अपने आयुपैक की, तो आयुपैक में इसमें केवल एक कार्बन उपस्थित है, तो क्या बन जाएगा, मैथे, ई यहां से कट जाएगा, ओइक एसिड, अर्थात मैथेनोइक एसिड इसको अपने कहेंगे, मैथेनोइक एसिड कहेंगे। यहां दो कार्बन उपस्थित हैं तो एथ आएगा, एकल बंध है, ई कट जाएगा और ओइक एसिड अपने इसमें जोड़ देंगे, तो क्या बनेगा, एथेनोइक एसिड। इसी प्रकार से 1 2 3 तो क्या होगा, प्रोपेनोइक एसिड। ये आपका कुछ जो फंक्शनल ग्रुप थे उनके साथ इनका नामकरण था। आज के लिए इतना ही। यदि अभी तक भी आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय YouTube चैनल, और लगातार इन वीडियोस को आप देखते रहें। आपके जो एग्ज़ाम हैं उसके व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक आपके रहने वाले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।